अब बात करते हैं नए चैप्टर की, नाम है एल्डिहाइड कीटोन। इसी चैप्टर एनसीईआरटी में तो इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है, पर हम अलग कर देंगे उसको। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखिए ये प्रिपरेशन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इनका केवल नाम लिखा है। जैसे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने आपको प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन के ढेर सारे रीजेंट बताए हैं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, कॉपर एट 300 सेल्सियस या सिल्वर भी ले सकते हैं आप, तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी कीटोन बनेगा और टर्सरी एल्कीन बनाता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओजोनोलिसिस आप जानते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जानते हैं आप, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करा सकते हैं, या HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा सकते हैं एल्काइन का। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, रोजेनमुंड रिडक्शन, इसको लिख देते हैं। देखिए बात हमने इसकी भी करी थी, पार्शियल डिहाइड्रोजिनेशन की बात हो रही थी, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की बात हो रही थी, तो उसमें हमने ये रिएजेंट लिया था जिसको हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते थे। एसाइल हैलाइड को जब हम रिड्यूस कराते हैं तो एल्कोहल में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप BaSO4 डाल देते हैं तो BaSO4 लेड की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे कि आप एल्डिहाइड तक ही पहुंच पाते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल, स्टीफन रिडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है। एस्टर मैंने डाइबल H के बारे में भी आपको बताया है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से एक बार देखेंगे। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड की। सबसे पहले ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में CrO2Cl2 के साथ टॉल्यूइन रिएक्ट करके एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर एसिडिक मीडियम में आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। दूसरा, यूज ऑफ CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर टॉल्यूइन से रिएक्ट करता है, एक कंपाउंड बनता है जो जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है इससे, और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस कार्बन पे 2 OH लग जाता है और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, एल्डिहाइड बन जाता है। और भी रिएक्शन है, जैसे गाटरमैन कोच रिएक्शन है, अब हम इसके आगे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको जितना हाइड्रोकार्बन में मैंने डिटेल में पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन को, उसमें कई ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड बना रहा है, कीटोन बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ऑक्सीडेशन पढ़ाया है। उन सारे रिएक्शनों को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वरना आप अगर ये सोचे कि एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, मैं केवल एल्डिहाइड कीटोन पढ़ के टेस्ट दे दूं, तो नहीं, आपको एल्डिहाइड कीटोन नहीं, आपको जो भी चैप्टर का टेस्ट होगा आप पूरा ऑर्गेनिक स्टार्ट से पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे पूरा। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है तो भी आप हाइड्रोकार्बन से करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास अब है नहीं। बच्चों एक बात और, दो तीन चैप्टर है जिनको आपको खुद पढ़ना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको खुद पढ़िएगा। पहला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आप पढ़ेंगे, ड्रग है इसके अंदर। दूसरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, क्वेश्चन इससे आते हैं लेकिन मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, जो भी है सीधे एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। और तीसरा मेटलर्जी, इसमें भी आपको यही पढ़ना है कि मेटलर्जी में कौन से टेम्परेचर पे क्या होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका यूज करके हम किसकी मेटलर्जी, किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। आइए चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। लेकिन साइड चेन क्लोरीनेशन में एनसीईआरटी में सीधे उसने ये बना दिया है, और इसको बनाने के लिए आपको कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा। वैसे आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, और तीनों को अगर आप वाटर से ट्रीट कराएं तो आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों मिलते हैं और इनसे ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। हाँ, कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन आप कराते हैं तो आपको ये मिल सकता है अकेला। भाई गाटरमैन कोच
गाटरमैन कोच रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन तो ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl को लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 CuCl की प्रेजेंस में। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है। फॉर्मिल क्लोराइड अपने आप में खुद अनस्टेबल है, तो एनहाइड्रस AlCl3 इसके Cl को खींचता है और यहाँ पर इसको HCO प्लस बना देता है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पर अटैक करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। सबसे पहले फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जब आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एक R2CD डाई एल्काइल कैडमियम मिलता है। ये डाई एल्काइल कैडमियम एक अच्छा सोर्स है R- का, R- का है। अब ये R- का रिएक्शन जब होता है तो SN2TH एक रिएक्शन होती है जिसमें SN2 होता है बट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के साथ, तो SN2TH बनता है। बस कुल मिला जुला कर यहाँ से Cl हटता है और ये R का अटैक होता है और ये बनता है। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है आपको। ग्रेगनार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने CH3MgCl, आप MgBr ले सकते हैं, MgI ले सकते हैं। कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CH3CD एंड MgCl2। ये जो CH3CD है, इसमें का ये जो CH3 है ये CH3- के फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होता है, टूटता है। डाई मिथाइल कैडमियम में से मिथाइल कार्बेनाइन इस कार्बन पर अटैक करता है, Cl हटता है यहाँ से और आपको ये कीटोन मिलता है। क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। दोनों तरफ बेंजीन होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं नाइट्राइल की। फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल को जब आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो इसका एक बॉन्ड टूटता है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट एक अच्छा R- का डोनर है, तो ये R- डोनेट करता है। यहाँ बेंजीन रिंग हमने ले लिया है, कोई भी R- आप ले सकते हैं। R- डोनेट करता है, इस पर R- लगता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ नेगेटिव आता है, इस नेगेटिव पर Mg का अटैक होता है, MgBr ऐसे बन जाता है। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ये बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन पे 2 H लग जाता है, नाइट्रोजन पे 2 H लग जाता है और कार्बन पे 2 OH लग जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और आपको कीटोन मिलता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 भले ही लिखा है, लेकिन कुल मिला जुला कर एक ही रिएक्शन ही है इसके अंदर, सारे नेम रिएक्शन इसी पे चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। और ये भी जानते रहिए कि ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। जब ये रिवर्सेबल रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, केसी होगा। केसी होगा मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब ज़्यादा होगा, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो, ज़्यादा हो, खूब ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, खूब ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जितना ज़्यादा होगा
Kc की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब ये O- पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रोफाइल H+ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट H+ ले लिया। और फाइनली आपको O के ऊपर H मिलता है और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ये RO- हो सकता है, ये Cn- हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा। अभी हम एक एक रिएक्शन की बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? इसमें पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन पर जितनी ज़्यादा, मतलब जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही का अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो अटैक ज़्यादा होगा। या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से समझ में ना आए तो आप यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसको समझा देते हैं, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या करना है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, अगल बगल ग्रुप लगा हुआ है और अटैक करना है। मान लीजिए कि एक गली है जिसमें इधर और इधर दो गायें खड़ी हैं और पतली सी गली है, तो बीच में से जाना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो ये जो दोनों ग्रुप है, ये जितने छोटे रहेंगे अटैक करना उतना ही आसान होगा। तो हाइड्रोजन के केस में ये सबसे छोटा है, और फिर ये क्यों? तो इसका मतलब ये होगा कि एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज एल्डिहाइड हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देन कीटोन। तो पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। दूसरा पॉइंट आपको बाद में लगाना है जब आपको दो एल्डिहाइड में कंपेयर करना हो या दो कीटोन में कंपेयर करना हो। कभी भी एक एल्डिहाइड एक कीटोन में कंपेयर मत करिए, एल्डिहाइड को आगे कर दीजिए। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर साइज्ड ए एंड बी क्या है? ग्रुप है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजियर एंड रेट बिकम फास्टर। जितना छोटा होगा ये अटैक उतना ही ज़्यादा होगा और रेट भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। नोट करिए जरा इसको। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैंने आपको ये बोला कि छोटा ग्रुप होगा तो अटैक आसानी से होगा। तो देखिए अब तीनों में कार्बोनिल के अगल बगल सबसे छोटा ग्रुप यही है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो 2 की होगी। उसके बाद इसको और इसको देखें तो आपको मैंने बोला एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसके एक ही तरफ ग्रुप लगा है, एक तरफ तो छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, तो एक तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरे तरफ नहीं है। अब आप ये बोले एक तरफ ज़्यादा है दूसरे तरफ कम है, इसमें दोनों तरफ है पर कम कम है। यार तो बनिए की दुकान पे बैठ के तौल लो तब समझ में आ जाए, या मेरी बात मान लो कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो 1 करो और उसके बाद 3 करो। पॉजिटिव चार्ज, बनिए का मतलब ये नहीं, बनिया बिरादरी जो बुरा ना मान जाए मेरी बात का, वो किराने की दुकान की बात हो रही थी, वो कोई भी कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेंथ ऑन कार्बोनिल कंपाउंड दूसरा फैक्टर है। जितना ज़्यादा इस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। और वो कैसे होगी? प्रेजेंस ऑफ EWG अगर होता है, मान लो इन दोनों ग्रुप में से कोई EWG होता है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। लेकिन ERG होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो वो रिएक्टिविटी घटा देगा। देखिए ये पहला पॉइंट है जो हमने स्टेरिक की बात करी है। रिएक्टिविटी स्टेरिक क्राउडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस था, यहाँ 2 जगह स्टेरिक हिंड्रेंस था,
तो रिएक्टिविटी कम हो गई। लेकिन आप हमेशा ही इन दोनों फैक्टर में, जो एक स्टेरिक फैक्टर है और दूसरा ये फैक्टर है, दोनों में पहले आप स्टेरिक फैक्टर देखकर फाइनल कर देंगे। उसके बाद जब आप कंपाउंड को डिवाइड कर लेंगे स्टेरिक फैक्टर में कि ये एल्डिहाइड ये कीटोन है, तो बाकी जितने भी एल्डिहाइड है उन पे ये लगाइए, बाकी जितने कीटोन है उन पे ये लगाइए। एल्डिहाइड कीटोन को मिक्स मत करिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड अलग कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट से, कीटोन कीटोन अलग कर लीजिए। फिर जब आप ये देख लें कि स्टेरिक हिंड्रेंस से आपने एल्डिहाइड कीटोन अलग कर लिया, अब देखिए जहाँ EWG हो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दीजिए, जहाँ ERG हो उसकी रिएक्टिविटी घटा दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन वही है, इतना बड़ा लिखना पड़ जाता है बस। अब इसमें अगर रिएक्टिविटी देखनी हो तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि एल्डिहाइड कौन कौन है। तो थर्ड एल्डिहाइड है, फर्स्ट एल्डिहाइड है, फोर्थ एल्डिहाइड है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो अब आपको ये तीनों एल्डिहाइड है, इन्हीं तीनों को आगे रखना है, इन्हीं तीनों को पहले रखना है। यहां पर ये लगाएगा प्लस आर, ये लगाएगा प्लस आई और ये लगाएगा माइनस आई, ठीक है, प्लस आर प्लस आई माइनस आई। तो अब EWG किस में हो गया, माइनस आई में, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 4 की। अब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको कम करना है, तो बढ़ाने वाला तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी घटा देगा, तो प्लस आई से कम बढ़ेगा और प्लस आर से ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए रिएक्टिविटी 3 की ज़्यादा होगी और 1 की कम होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कीटोन पर। 2 कीटोन है हमारे पास, दोनों कीटोन में यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ क्या लग रहा है प्लस आई, यहाँ क्या लग रहा है माइनस आई। तो अब दोनों कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 5 की, उसके बाद किसकी, 2 की। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ध्यान समझ पाए आप। पहले आप एल्डिहाइड चुन लीजिए, उनमें इफेक्ट देख लीजिए, फिर कीटोन चुन लीजिए, उनमें इफेक्ट देख लीजिए। एडिशन ऑफ HCN, इसी रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल एडिशन ऑफ HCN या साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है। रिएजेंट इसके अंदर HCN प्लस OH माइनस, NaOH KOH कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये NaOH KOH जो लेते हैं तो HCN एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, और ये करके क्या बनाएगा, NaCN प्लस वाटर या KCN प्लस वाटर। तो आप इन दोनों को रिएक्ट करके जो रिएजेंट बनाएंगे, आप चाहें तो वही रिएजेंट डायरेक्ट ले सकते हैं, NaCN प्लस वाटर ले लीजिए या KCN प्लस वाटर ले लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट ले लेते हैं तो भी, नहीं लेते हैं तो रिएक्ट करके बना देगा, आपको CN माइनस मिलेगा। इस CN माइनस की अटैक आप यहाँ पर कराएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनाएगा ऐसे। अब दूसरा, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर हाइड्रोजन का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि आपको ये कंपाउंड देगा। आर के ऊपर क्या लगा है, मतलब C के ऊपर क्या क्या लग गया, एक R लग गया, एक H लग गया। अगर R H इसलिए क्योंकि एक R और एक H हमने लिया था, हो सकता है आप दोनों R ले लेते, कीटोन हो जाता, तो भी अलग बात है। कहने का मतलब है कि आपके जो एल्डिहाइड कीटोन है उस पर अब उस कार्बन पर एक OH और एक C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप लग गया, और इस पूरे कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन बोला जाता है। अब जैसे आपने साइनोहाइड्रीन बना दिया और आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, यहां पर साइनोहाइड्रीन बना दिया, ठीक है। आपको पूछा जाए इन विच कंपाउंड Kc इज हाईएस्ट फॉर एडिशन ऑफ NaCN प्लस वाटर।
मतलब आप साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन ही कराना चाहते हैं, लेकिन कौन से कंपाउंड में Kc सबसे ज्यादा होगा। तो आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चौथा आपने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। ये 4 कंपाउंड ले लिए और आपको बोला गया कि Kc सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो Kc उसमें सबसे ज़्यादा होगा जो रिएक्टेंट सबसे तेज रिएक्ट करेगा Cn- से। और रिएक्ट करने के 2 कंडीशन है। पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पहले क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये तो हट गया, ये तो दौड़ में ही नहीं है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, दोनों तरफ H है, स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, अटैक सबसे तेजी इसी पे होगा। तो सबसे अच्छा आपका जो सबसे ज़्यादा Kc जो होगा वो इसके लिए होगा। मेरी बात समझ पाए? तो ध्यान रखिएगा कि साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर कहीं C ट्रिपल बॉन्ड N हो और आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो H3O+ डाल के, तो ये COOH बना देगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, इस कार्बन पर 3 OH लगता है। और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलकर ये बना देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हो और उसके बाद आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दे, तो ध्यान रखिएगा कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आप क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े इसमें, है क्लियर है? क्लियर क्लियर है। तो भाई देखिए, एडिशन ऑफ NaHSO3, अब नया एडिशन करवा रहे हैं बिजली का, वो भी इतना भयंकर, बादल बिजली टाइम ही चल रहा है ऐसा। एल्डिहाइड या कीटोन पर एडिशन कराते हैं, लेकिन सारे कीटोन इससे रिएक्ट नहीं करते। NaHSO3 का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा जरा सा, ये मैंने जान के ऐसे इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पता चले कि ये जो कार्बन का बॉन्ड है ये सल्फर से है, ना कि ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर H, इसका H यहाँ और Na यहाँ ट्रांसफर होता है, इसको प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। ये कब बनता है, ये कंपाउंड है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं या सोडियम बाइसल्फाइड बोल सकते हैं इसको। द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन कन्वर्टेड टू ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे लिया था उसमें दोबारा कन्वर्ट हो सकता है ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। अगर आप डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस से रिएक्ट कराएं तो आपको ये वापस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया था एक एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड मिल गया। ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, ये एडिशन रिएक्शन विद NaHSO3, मिथाइल कीटोन होना चाहिए और ये एलिफैटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कीटोन में कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैंने एक कीटोन लिया है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगाया है, NaHSO3 के साथ नो रिएक्शन, लेकिन एक दूसरा कीटोन लिया जिसमें एक तरफ मिथाइल है और ये एक तरफ मिथाइल होने का मतलब मिथाइल कीटोन हो गया और वो रिएक्शन दे गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग भी कर सकते हैं इनको। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला, इसको अगर आप HCN विद बेस या NaCN विद वाटर रिएक्ट कराते तो SO3Na यहाँ से हट के CN आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का जब एडिशन कराते हैं तो आप ROH में से इसका O का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है,
ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इस पर अटैक करता है HCl का H प्लस, बनाता है ऐसे। इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम हेमी एसिटल है, अगर ये कीटोन है तो इसका नाम हेमी कीटल है। ये एक इंटरमीडिएट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप बोलेंगे हेमी एसिटल या हेमी कीटल। हाँ, ये भी बात है कि ये स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि ये अगले एल्कोहल से तुरंत रिएक्ट करता है और बनाता है ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कैसे बनाता है, तो अगर आप एक HOR ले लें तो ये ऐसे वाटर निकाल के ये ऐसे बन जाता है एसिटल या कीटल। लेकिन जो एसिटल या कीटल होता है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। एसिटल या कीटल जो कंपाउंड होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, और बहुत कम रिएक्टिव होने के कारण मतलब ये जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को, या किसी एसिड को या बेस को। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। तो आप लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लेंगे आप कि एसिटल और कीटल इज वेरी लेस रिएक्टिव फॉर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, acid and base. That's why it is very good protecting group for aldehyde और कीटोन। क्यों प्रोटेक्टिंग ग्रुप है? अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम इस कंपाउंड को, हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसको हम रिएक्ट ना कराना चाहें, कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट ना करे, ये कीटोनिक ग्रुप रिएक्ट ना करे, तो आप सबसे पहले उस एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को क्या करें, एल्कोहल ड्राई HCl से रिएक्ट करा दें। जब एल्कोहल ड्राई HCl से रिएक्ट करा देंगे तो ये कंपाउंड OR बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको डाइल्यूट एसिड में डाल दीजिए या पानी में डाल दीजिए, ये दोबारा आपको वही कंपाउंड दे देगा, ये आपको दोबारा वही कंपाउंड दे देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने इसका बचाव कर लिया। जैसे कोई रिएक्शन कराना चाह रहे थे पर आप चाहते थे कि इसको रिएक्ट ना कराए। जैसे मैं बताऊं आपको, एक रिएक्शन करा के दिखा दूं आपको ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए इसका, है? कुछ आइडिया लगेगा तभी तो कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? कहीं सर ये बता चलेगा और इसके बाद मिटा देंगे, अगले लिख देंगे तो फिर गड़बड़ा। तो यही लिखा रहने देते हैं ना इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है HC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और आप चाहते हैं HCl का अटैक कराना इसके ऊपर, जबकि ये कौन है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। जो जब एल्डिहाइड है तो इस पर रिएक्ट करेगा, HCl इस पे क्यों करेगा? तो आपने क्या करा कि सबसे पहले आप ROH HCl लेकर आए, आपने इसको C2H5 बना दिया। चलिए ऐसे बना दिया। अब ROH HCl लेकर आए तो ROH HCl ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये भी तो क्या है, एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करेगा। तो हमारा जो कंपाउंड बना वो ऐसे बना, OR CH2 CH2
C डबल बॉन्ड दो, C2H5 बन गया। अब ये तो HCN से रिएक्ट करने से रहा। अब आपने HCN OH माइनस का रिएक्शन कराया, अब मजबूरी है इससे रिएक्ट करना, तो आपने इसको रिएक्ट करा दिया। ये OR, ये भी OR, CH2 OH, CN C2H5। जब आपने इसको ऐसे करा दिया तो फिर आप डाइल्यूट एसिड से आपने रिएक्ट करा दिया इसको। फिर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराया तो तुरंत ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में, और आपको प्रोडक्ट मिल गया ये। तो इस तरीके से आपने क्या करा, इसका बचाव कर लिया ना भाई, इसको बचा के रख लिया। समझ गए? चलिए बात करते हैं टॉलन टेस्ट की या सिल्वर मिरर टेस्ट की। सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है जो वाइट कलर का होता है। एक्चुअली तो वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन हमारे किताबों में दिया हुआ है कि वो वाइट कलर का है, तो हम वाइट कलर का ही बोल देते हैं। जो सिल्वर मिरर टेस्ट में रिएजेंट होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल दे या एल्डिहाइड को एसिड में बदल दे या अल्कोहल को एसिड में बदल दे, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है। अच्छा, ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाते हैं डाइएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डाइएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या फिर डाइएमीन सिल्वर कैटायन भी बोला जा सकता है इसको। अच्छा, आपको एरो पर टॉलन रिएजेंट लिखा रह सकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट लिखा रह सकता है, ये लिखा रह सकता है, ये लिखा रह सकता है, ये लिखा रह सकता है, या ये लिखा रह सकता है। लेकिन इसकी जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टिंग स्पीसीज इसकी क्या है, तो आप बोलेंगे Ag2O। इसका जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो Ag2O है। सभी एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलन रिएजेंट। मतलब टॉलन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, सभी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्फा, ये कीटोन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे OH लगा है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये मैंने आपको हेमी एसिटल बताया था अभी, एसिटल हेमी एसिटल मैंने पढ़ा के आपको बताया था, तो हेमी एसिटल है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने वो, वैसे तो मैं जो रिएक्शन कराता हूँ उसमें क्या करता हूँ कि RCHO को Ag2O के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, क्योंकि Ag2O रिएक्टिंग स्पीसीज है। लेकिन आपको NCERT में ये रिएक्शन दी थी तो मैंने यही रिएक्शन करा दिया आपको। इसमें क्या है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यही सिल्वर मिरर है, जिसमें प्रैक्टिकल करते समय ये बोला जा सकता है कि इसके अंदर आपकी इमेज दिखती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने भी कई साल प्रैक्टिकल किया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे टीचर कहते थे कि इमेज दिखती है, और एक दिन उन्होंने कोने में बुला के मुझे बोला कि यार हमारे टीचर भी बोलते थे पर मुझे भी दिखा नहीं, लेकिन दिखता है बहुत अच्छे से। अगर एक्यूरेट प्रैक्टिकल किया जाए तो दिखता है, पर हमारे जो कॉलेजेस होते हैं इसमें इतने अच्छे रिएक्टेंट नहीं होते, वो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं या अजीब टाइप के होते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है, जिससे हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता, यही कारण है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना चाहिए ना। चलो इस पार लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, और मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, चार ऑप्शन तो चार होते हैं, मैंने ये सारे कंपाउंड दिए हैं, इसमें जो जो आपको लगे वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो देखिए सभी एल्डिहाइड देते हैं, ये सब एल्डिहाइड है, ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, माल्टोज हेमी एसिटल है, सेलुलोज हेमी एसिटल है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। सुक्रोज नहीं देगा क्योंकि ये एसिटल है, ये हेमी एसिटल नहीं है।
HCHO देगा, क्योंकि HCHO यहां से एल्डिहाइडिक ग्रुप का काम कर जाता है। ये नहीं देगा, ये कीटोन है नहीं देगा, ये हेमी एसिटल है ये देगा, ये हेमी एसिटल है ये देगा, और ये भी देगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के बारे में बोला जाता है कि भाई टार्टरिक एसिड क्यों दे देता है। कहते हैं कि टार्टरिक एसिड क्यों दे देता है। तो टार्टरिक एसिड में लोग ये मानते हैं कि ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की तरह वर्क करता है, इसलिए दे देता है। मैं भी नहीं मानता हूं कि ये कारण है, पर ये मैं जानता हूं कि टार्टरिक एसिड देता है, तो इसलिए आप ये याद कर लीजिएगा कि टार्टरिक एसिड इसका टेस्ट देता है। तो टॉलेंट रीजन में मैंने आपको जितने भी पॉसिबल रिएक्टेंट हो सकते थे, जितने भी, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपको एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। ये पॉइंट आपको जरूर याद करना है कि क्या टॉलेंट एजेंट हो सकता है, किसके साथ दे सकता है, और क्या इसको बोला जाता है, और क्या बनता है। ठीक है। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आप कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बनाएंगे। जब आपको टॉलेंट रिएजेंट डाला जाएगा तो RCHO से आप सीधे RCOOH बना दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ गए होंगे। तो मैं अब बात करते हैं, मैं टॉलेंट रिएजेंट में एक बात और बता दी, आपको मन कर रहा है बताने का। जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, टर्मिनल एल्काइन गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंट रिएजेंट। TR का मतलब टॉलेंट रिएजेंट, बट इट इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। ये बात आपको फेलिंग सोल्यूशन में भी लिखी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, जब आप इसको टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस AG प्लस ये बना देता है। ये वाइट कलर का होता है। तो वाइट तो बन गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, वाइट बन गया, लेकिन वाइट, ये वाला वाइट और ये वाला वाइट में क्या अंतर है? ये सिल्वर का वाइट है, और ये जो है टर्मिनल एल्काइन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एजी आया है, वो वाइट है। ये एक सॉल्ट है, दोनों वाइट है, लेकिन ये एक सॉल्ट है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है। सिल्वर मिरर टेस्ट बनता है जब प्योर एजी आपको मिलता। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये शामिल है। लेकिन आपसे बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की। फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट एक ही होता है। एक ही होता है कि मतलब कि यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है उसमें सोडियम पोटेशियम साइट्रेट हो जाता है, बाकी सब चीज़ सेम है, रिएक्टिंग स्पीसीज सेम है, रेड कलर का सोल्यूशन बनता है, सब कुछ वैसा ही है। तो आइए फेलिंग सोल्यूशन को जब समझते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। रिएजेंट इसके दो अलग अलग होते हैं, दोनों को मिलाया जाता है तब फेलिंग सोल्यूशन बनता है। COSO4.5H2O जो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू वाटर लिगेंड, और दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, प्लस NaOH, थोड़ा बेस चाहिए। इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज CuO होती है। जब CuO किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वो अपना एक O दे देता है, मतलब यहाँ पर 2 O है जिसमें से एक O दे देता है और ये Cu2O बनाता है। Cu2O का रेड सोल्यूशन बनता है। अगर कोई कंपाउंड इससे O ले रहा है, इसका मतलब है कि वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है।
तो COOH बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेम वही है, ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमीएसिटल गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन बट एरोमेटिक एल्डिहाइड नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कि टर्मिनल एल्काइन, आपने टॉलेन में देखा कि टर्मिनल एल्काइन गिव रेड, वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा था, यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट देगा विथ फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव टेस्ट। ये फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टिड्डा RC ट्रिपल बॉन्ड CH फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट तो बनाता है, लेकिन वो ये वाला ये नहीं है, CU2O नहीं है। CU2O के कारण जो रेड सोल्यूशन आएगा वो माना जाएगा, इसके कारण जो आ रहा है वो नहीं माना जाएगा। तो वो ये रेड प्रेसिपिटेट जो है ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं है, हाँ रेड प्रेसिपिटेट है। जैसा पूछा गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सोल्यूशन, तो हम यहाँ पर एक 14 के बाद 15, 17, 18 में हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो ऑल एल्डिहाइड बट नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ये हेमी एसिटल है, ये भी हेमी एसिटल है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, देगा। सुक्रोज नहीं देगा क्योंकि क्या है, एसिटल है। कार्बोक्स ये दे देगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि क्यू एल्डिहाइड है। कीटोन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ये दे देगा, ये भी हेमी एसिटल है, दे देगा। ये भी दे देगा। और ये अब इसके बारे में 18वें वाले के ऑप्शन के बारे में आपको जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड प्रेसिपिटेट, तो इस पर टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टेस्ट, तब इस पर क्रॉस करेंगे। लेकिन अभी हमने रेड प्रेसिपिटेट पूछा है तो इस पर हम टिक करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बेनेडिक्ट सोल्यूशन में सेम रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, सेम रेड सोल्यूशन CU2O का बनेगा, बस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की जगह पर सोडियम पोटेशियम साइट्रेट आ जाएगा। साइट्रेट मतलब साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, उसका सॉल्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट की, जिसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलेंगे, उसको भी पढ़ लेते हैं। बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट की, जिसको हम स्पेशली आइडोफॉर्म टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्शन का मैकेनिज्म सब सेम है। लेकिन पता चलता है कि जब आयोडीन लेते हैं तो पता चलता है कि आइडोफॉर्म बना है, क्योंकि वो येलो कलर का होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म बनता है तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो वाइट कलर का होता है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो कोई कलर मिलेगा तभी ना पता चलेगा। इसीलिए स्पेशली इसको आइडोफॉर्म टेस्ट कराया जाता है। वैसे आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर आयोडीन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन में से भी कोई एक ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेना है क्योंकि F पॉजिटिव नहीं बनता। आयोडीन OH माइनस, OH माइनस का सोर्स क्या है? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, COH ट्वाइस हो सकता है, या कोई भी बेसिक मीडियम Na2CO3 जैसा भी बेसिक मीडियम हो सकता है। पर NaCl या Na2SO4 जैसा नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, इसको आप IO माइनस भी लिख सकते हैं, या जैसे NaOH और I2 रिएक्ट किया तो NaOI, KOH I2 रिएक्ट किया तो KOI या C, तो इस तरीके से एटसेट्रा करके मैंने लिख दिया। एरो पर ये या तो फिर सीधे हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट लिखा हुआ मिल सकता है आपको एरो पर। ये ध्यान रखना है कि हमारे एरो पर क्या लिखा हुआ है। फॉर हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड मस्ट बी कंटेन, इस तरह का एक ग्रुप होगा उसके पास।
CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा होगा या तो R या तो H, या तो एल्काइल ग्रुप लगा होगा या तो हाइड्रोजन लगा होगा, कोई और ग्रुप नहीं चलेगा यहाँ पर। NH2 OH एस्टर इस तरह का कोई ग्रुप नहीं चलेगा, या तो कार्बन लगा होना चाहिए या तो हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। अब हमने बता दिया कि ये और ये दो चीज़ें हैं। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पर आता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले OH माइनस, भाई ये क्या है, ये -R से जुड़ा हुआ एक sp3 कार्बन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, जिसको एक्टिव मिथाइल ग्रुप बोला जाता है। ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। OH इससे क्या करेगा, एक H+ खींचेगा तो ये CH2 माइनस बन जाएगा। CH2 माइनस फिर हमारे पास जो I2 है, X2 है, उससे रिएक्ट करेगा। X2 टूटेगा X+ एंड X माइनस में X+ का अटैक इसके ऊपर हो जाएगा, बनाएगा ऐसे। अब फिर एक H को OH माइनस खींचेगा, माइनस हो जाएगा। फिर एक आयोडीन इस पर अटैक करेगा, 2 आयोडीन हो जाएगा। एक और H बचा हुआ है, उस H को भी OH माइनस फिर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर 2 आयोडीन लगा हुआ है, एक माइनस आ गया। अब इस माइनस पर फिर आयोडीन का अटैक होगा, 3 आयोडीन आ गया, कंपाउंड ऐसे बन गया। अब यहाँ पर इसके बाद भाई ये रिएक्टेंट हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पर जब OH माइनस का अटैक होता है इसके ऊपर, अभी तक एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करता था लेकिन अब एसिडिक हाइड्रोजन रह नहीं गया, तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये OH जुड़ेगा और यहाँ पर O माइनस आ जाएगा। अब ये O माइनस ऐसे आना चाहेगा और ये बॉन्ड इधर टूटना चाहेगा, टूटा भी। यहाँ पे बनाया CI3 माइनस या CX3 माइनस, दोनों में से आप जो भी बोल सकते। और ये बन गया क्या, RCOOH या HCOOH, जो भी था आपके पास। इस माइनस ने इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के H को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और बनाया CHI3 या CHX3, और आपको मिला HCOOH या RCOOH या RCOO माइनस सॉल्ट मिला। आप एसिड के साथ बाद में रिएक्ट करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये येलो है और ये दोनों क्या है, वाइट है, तो इसीलिए हम आयोडीन को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जगह पर, हर जगह आयोडीन लिया है तो मैंने कुछ रेट बताया है, रेट बताया है। जो रेट बताया है, जो एडिशन का रेट है, वो R4 R3 R2 R1 ये ऑर्डर होगा। ये ध्यान रखिएगा ये पूरा, कि कौन सी रेट, कौन सी रिएक्शन की रेट फास्ट होती जा रही है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, रिएक्शन की रेट भी तेज होती जा रही है। अब मैंने आपको ये बोला कि जैसे यहाँ पर तो मैंने ये बोला था कि कंपाउंड ऐसा जो होगा वही आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये और ये भी देखे, मतलब इस कार्बन पे OH लगा हो वो भी देगा और इस कार्बन पे X हैलोजन लगा हो वो भी देगा। पर ऐसा कैसे, तो मैं आपको समझाऊं। इतनी जगह छोड़ने का कारण भी यही था कि मैं आपको समझा पाऊं। चलिए थोड़ी जगह और बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। आप ये समझिए कि जब CH3 COH HRH होगा तो आप जानते हैं कि X2 हैलोजन प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है। अगर ये R है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर ये H है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर ये H है तब तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल है या तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल है। तो I2 क्या करता है, इसको इसमें चेंज करता है, मतलब I2 तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, या X2 Cl2Br2 भी, तो वो इसको इसमें चेंज कर देता है। मतलब अगर आप ये लेते हैं तो ये डायरेक्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये हेलोजन की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये टेस्ट देगा, तो इसका मतलब ये भी टेस्ट दे सकता है।
बोले सर ये तो ठीक है, ये टेस्ट देगा, लेकिन वो वाला हेलोजन वाला उसका भी तोड़ है अपने पास। जब आप OH माइनस डालेंगे, OH माइनस डालेंगे तो OH माइनस डालेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस पॉजिटिव चार्ज पे OH का अटैक होगा, ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो फिर आयोडीन से ये बनेगा, तो इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा। तो आप ध्यान रखिए कि ये तीनों ग्रुप जहाँ भी पाए जाएंगे वो सब के सब हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसा कि टॉलरेंट रीजन फेलिंग सॉल्यूशन में दे रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं 17-18 कंपाउंड लिख रहा था, वैसे ही फिर लिख देता हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप जानते हैं कि अब देखिए हर कंपाउंड को मुझे आपको समझा के दिखाना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, अब ये ग्रुप मिल गया हमको तो ये टेस्ट देगा, ठीक है। यहाँ पर है CH3CHHOH, ये ग्रुप मिल गया हमको, ये टेस्ट देगा, समझ जाइए। यहाँ पर तो ये ग्रुप डायरेक्ट मिल रहा है, ये टेस्ट देगा। यहाँ पर हमको CH3CHHCl मिल रहा है, मतलब X वाला, ये भी टेस्ट देगा। यहाँ पर ये X वाला है ही, ये भी टेस्ट देगा। यहाँ पर ये ग्रुप है ही, ये टेस्ट देगा। यहाँ पर ये क्या है, CH3CHROH है, ये टाइप वाला ग्रुप है, ये टेस्ट देगा, ठीक है। अब इसको समझिए, तो ये क्या है, ये है जब एक OH ने एक H निकाल लिया था और एक आयोडीन का अटैक हो चुका था, मतलब R1 हो चुका था। तो ये तो बीच का कंपाउंड है, ये तो और तेज देगा क्योंकि R1 तो कंप्लीट हो चुका और फास्ट देगा। ये R2 भी कंप्लीट हो चुका है, R3 भी कंप्लीट हो चुका है, ये तो और तेज देगा। अब ये हो गया, ये टेस्ट देगा। अच्छा ये कीटोन के बगैर ये नहीं देगा। अब इसमें क्या है, कुछ कोई आप देख के बताइएगा कि कुछ होगा स्पेशल, है ना। तो मैंने आपको कुछ कंपाउंड बताए, जो जितने भी कंपाउंड हो सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट आपका टॉलरेंट रीजन, फिलिंग सॉल्यूशन, बेंडिंग सॉल्यूशन एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, ये चारों आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर है। और आप क्वेश्चन करिए, आपको दुनिया का कोई क्वेश्चन, चाहे IIT हो चाहे PMT हो, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। भले आप एक छोटे से कोर्स में पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी गारंटी है। बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव की। इसमें आप एल्डिहाइड या कीटोन को NH2, ये H भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, या Z इनमें से कोई एक हो सकता है। इस रिएक्शन के लिए pH 4 to 5 चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड बनता है जो एक इमीन है, और उसके बाद फिर क्या लगेगा इस पर डिपेंड करेगा उसका नाम, +H2। ये जो Z है, ये मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे केवल 2 चीज़ समझाना था, याद दिलाना था आपको। अगर एल्डिहाइड कीटोन से प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है तो चिफ बेस बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एमीन का रिएक्ट करना जरूरी है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी नहीं। और 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। ये तीनों ही कलर बोला गया है NCERT में, इसलिए मैंने तीनों ही कलर यहाँ पर लिख रखा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
एल्डिहाइड कीटोन के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। टीवी पे बहुत अच्छी मूवी आ रही है रंग दे बसंती, लेकिन आपका कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले कोर्स फिर रंग दे बसंती। प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लिया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना देंगे आप। रेस्टिक कंडीशन में आप एसिड बना सकते हैं। एल्डिहाइड से आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। लेकिन एक जगह मैंने आपको प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन बताया है, वहाँ पे मैंने जॉन्स रिएजेंट लिखा है। मैंने पढ़ा है जॉन्स रिएजेंट, लेकिन एनसीईआरटी को मैंने देखा तो जॉन्स रिएजेंट को उसने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया है अल्कोहल से सीधे। तो आप लोग भी उस जगह पर करेक्शन कर लीजिएगा और वहाँ जॉन्स रिएजेंट को लिख दीजिएगा कि सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, ये मैंने आपको बताया है कि C ट्रिपल बॉन्ड N को COOH में डायरेक्ट चेंज करता है। ये उसी का रिजल्ट है। जैसे दो बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 OH लगेगा, वो एमाइड बना देगा, और एमाइड को फिर अगले स्टेप पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं CO2 को, तो क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो जो भी ग्रिग्नार्ड का R होता है उस पर H जुड़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एल्केन बनाता है, R जो भी होता है उस पर H जुड़ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इपॉक्साइड से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है। मैं ये नहीं बोल रहा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, मैं ये बोल रहा हूँ अल्कोहल बनाता है। आप देखेंगे क्या बनाता है, मैंने मैकेनिज्म बताया है आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो 100% प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड से दूसरे किसी एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से टर्सरी अल्कोहल, और CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। नाइट्राइल से C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइल से रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन बनाता है। तो ये मैंने एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को याद करवा दिया आपको। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड को अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में कराते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। जैसे अगर मान लीजिए NaOH है तो RCOO Na बन जाएगा, जिस Na को हटाने के लिए आपको बाद में एसिडिक मीडियम का यूज करना पड़ेगा। एनहाइड्राइड में सीधे पानी डालिए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एस्टर में भी यही बात है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम में ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर का नंबरिंग कुछ अलग टाइप का है। एनसीईआरटी में जो 5 नंबर पे है वो सर का चौथे ही नंबर पे है। एकाक रिएक्शन सर का गायब है। नहीं, मेरा रिएक्शन नहीं गायब है। जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ आपको अलग से पढ़ाया है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अलग से पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों पढ़ाऊंगा, जबकि मैंने पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ एक जगह पढ़ाया है। तो जो भी रिएक्शन आपको लगता है कि सर का ये रिएक्शन गायब है, वो गायब नहीं है। आप पीछे से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा। कहीं पर भी आपको इस मामले में संदेह नहीं होगा कि सर का ये पोर्शन गायब है। केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में हीट कराते हैं तो वह एनहाइड्राइड बनाता है, या P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें भी एनहाइड्राइड बनता है। P2O5 को तो आप एमाइड में डाल देना इसमें, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से। इसमें ये जो इसका लोन पेयर है इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्रिपरेशन की, और भी बात कर लेते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी की। देखिए बात करते हैं
रिएक्शन विद PCl3 मतलब हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है। PCl3 PCl5 SOCl2 आप जानते हैं। OH को हटा के Cl को लाना है। PCl5 होगा तो भी COCl बनेगा। बस बाई प्रोडक्ट याद रखिएगा, PCl5 में POCl3 बनता है, PCl3 में H3PO3 बनता है और SOCl2 में SO2HCl बनता है। बाकी सब में प्रोडक्ट आपका सेम मिलेगा RCOCl, जो भी R चाहे एलिफेटिक ग्रुप हो चाहे एरोमेटिक ग्रुप हो। रिएक्शन विद अमोनिया, जब आप अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो पहले ये एसिड है, ये बेस एक सॉल्ट बना लेता है। जब आप और हीट करते हैं इसको तो अमाइड बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। एमीन में इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एमीन चैप्टर में। क्योंकि हम इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमोनिया रिएक्ट करता है, जैसा कि यहाँ रिएक्ट करता है, और अमाइड बनाता है जैसा कि यहाँ बनाया। जब आप एमाइड को और स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, जैसे इसका नाम है थैलिक एसिड, ये है थैलामाइड। क्या है? थैलामाइड। थैला मतलब थोड़ा बड़ा होता है। हीट करने पर यह बनता है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब इसका नाम है थैलीमाइड। थैला से थैली कैसे बनाओगे? कुछ काट के, अमोनिया काट दिया आपने, थैला से थैली बन गया। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जब बेस से रिएक्ट करता है, KOH NOH किसी से भी बेस से रिएक्ट करता है तो यहाँ से H हट जाता है, यहाँ पे K+ आ जाता है। ये अब आप इस RX को पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, ये कंपाउंड बनता है। अब आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं, आफ्टर NaOH से रिएक्शन कराते हैं, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है। ये और ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे H, 2 बार H लगता है। जब 2 बार H लगता है तो ये प्राइमरी एमीन बनता है। यहाँ पे OH तो लगता है, लेकिन बेसिक मीडियम होने के कारण, NaOH बेसिक मीडियम होने के कारण ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जिसको कि वापस आपको एसिड बनाने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ से रिएक्शन चालू हुआ था वहीं पहुँच गया, फिर से थैलिक एसिड आपको मिला। अच्छा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसकी हेलोजिनेशन? भाई ये क्या है? अल्फा कार्बन है, अल्फा हेलोजिनेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन या हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन बोला जाता है, इसी का फुल फॉर्म है HVZ का। इसके अंदर X2 रेड फॉस्फोरस एंड H2O लिया जाता है। X2 को जब आप रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो पहले PCl3 बनाता है या PX3 बनाता है, चाहे ClBr दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये जो PCl3 है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके CO को हटा के Cl मतलब OH को हटा के Cl लाता है। तो मतलब पहले एसाइल हैलाइड बन गया। फिर इस एसाइल हैलाइड पर X2 का अटैक होता है, अल्फा हाइड्रोजन हट के यहाँ से X आ जाता है, लेकिन अभी तो एसाइल हैलाइड है वो। तो उस एसाइल हैलाइड पर दोबारा ऐसा ही एक नए मॉलिक्यूल का अटैक होता है और इसका OH उसके ऊपर अटैक करके फिर से ये कंपाउंड बनता है। इतना बड़ा इसका मैकेनिज्म है। तो ये RCHX आपको मैंने मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जब आप मेडिकल के स्टूडेंट ना होकर JEE के स्टूडेंट हो, एडवांस के स्टूडेंट हो, तब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। एक रिएक्शन और है, नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं, Cl2 या Br2 दोनों में से कोई एक, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से CO2 निकलता है, ये X इस पर अटैक करता है और Ag एक X के साथ, X- के साथ X+ का अटैक जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है। समझ गए? अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब जानते हैं कि आप बेंजोइक एसिड फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन तो देगा नहीं, क्योंकि COOH के साथ मेटा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटर है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं देता।
लेकिन कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और वो भी अपनी मेटा पोजीशन पे। जैसे नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है। हेलोजिनेशन कराए, मान लीजिए ब्रोमिनेशन कराए तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब एमीन हेडिंग डालते हैं। अब बात करते हैं एमीन की प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा यही हेडिंग भी रहता है। अब इसमें प्रिपरेशन में पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आप नाइट्रो कंपाउंड में बहुत ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लेकिन हमने वही ले लिया है जो एनसीईआरटी में ले रखा। H2Ni या तो प्लेटिनम या पैलेडियम RnH2 बना देगा। SnHCl या FeHCl की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पर अमोनिया का अटैक कराया जाए तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी एमीन बनेगा। प्राइमरी एमीन ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो प्राइमरी एमीन फिर एक न्यूक्लियोफाइल है जो उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया से, फिर से अटैक करेगा और लगातार रेट बढ़ती जाएगी क्योंकि और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बढ़ता जाएगा। फिर सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी फिर RX का अटैक होगा, टर्सरी बनेगा। लेकिन अब जब टर्सरी पे RX का अटैक होगा तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। रिडक्शन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका भी आप रिडक्शन LiLH4 की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, निकल की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। या बाउमन ब्लैंक रिडक्शन, ये NaHgC2H5OH को बाउमन ब्लैंक रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। इसके जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको बाउमन ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ एमाइड, ये आप रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा रहे थे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हमेशा पूछा जाता है। इस रिएजेंट को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये रिएजेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट ही है, बस वहाँ पे CH3CO था और यहाँ पे RCONH2 है। ये R जो भी आप R ले रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर एरोमेटिक ले लेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा। बाकी सब जगह आप एरोमेटिक ले सकते हैं। यहाँ पर जो R है ये CO हट के NH2 जुड़ जाएगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। एंशिएंट मेथड है जिसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, मतलब बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। रिएक्शन तो आपको दिख रहा है लेकिन कैसे हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि OH माइनस यहाँ पर है, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H हटाएगा और Br का इसके ऊपर अटैक होगा। एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है जैसा हाइड्रो फॉर्म में हो रहा था, हेलो फॉर्म में हो रहा था, लेकिन वहाँ पे CH3 से H हटाया जा रहा था, यहाँ पे NH2 से H हटाया जा रहा है, ये बनेगा। अब इसके ऊपर जब OH का अटैक होता है तो H एंड Br हट जाते हैं और एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड नहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका नाम है नाइट्रीन। बिल्कुल कार्बीन के जैसा, जैसे कार्बीन सिक्सलेट था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, वैसे ही नाइट्रीन भी सिक्सलेट है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। नाइट्रीन का होता है रीअरेंजमेंट, और जब नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होता है तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, मतलब यही जो स्टेप है रिएक्शन का क्या है, RDS है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को मैंने वापस यहाँ ले लिया। इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको प्राइमरी एमीन मिलेगा, यहाँ पर H2CO3 मिलेगा जो कि CO2 और H2O में टूट जाता है। हाँ, ये CO2 NaOH या KOH से रिएक्ट करके K2CO3 या Na2CO3 बनाएगा। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये एंशिएंट मेथड है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी एमीन की, सबसे पहले बात करते हैं एसाइलेशन, क्योंकि एल्काइलेशन की हम लोगों ने बात कर ली थी। अभी हमने बताया था अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइलेशन में अगर आप एमीन को एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड पर अटैक कराते हैं तो Cl हट के या हेलोजन हट के इस कार्बन पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, और जो भी R या एरोमेटिक रिंग होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, NHR या NHAR। अगर ये R की जगह पर एरोमेटिक रिंग है तो इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन बोला जाएगा, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोला जाएगा। यहाँ पर भी यही बात है, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोला जाएगा। एनहाइड्राइड पर भी अटैक करा सकते हैं इसका। कार्बिलेमिन टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ मैंने बैड स्मेल लिख दिया था, फाउल स्मेल एनसीईआरटी में दिया है, आप याद कर लीजिएगा। रिएक्शन विथ HNO2, HNO2 को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी कंटेनर में HNO2 भर के ले आए आप, इन सिटू मतलब उसी जगह पे बनता है। NaNO2HCl इन सिटू, वो सुना होगा आप लोगों ने ब्रायोफाइटा में, इन सिटू उसका वो ऐसे करके जो भी है, उतना बायो मुझे नहीं आता। NaNO2HCl RNH2 NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर HNO2 बनता है। HNO2 का जब इस पर अटैक होता है तो N2Cl बनता है, RN2Cl। अगर ये R ग्रुप एलिफैटिक है तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है, और अगर R ग्रुप एरोमेटिक है तो ये कंपाउंड स्टेबल है। मतलब अगर ये एरोमेटिक है तो ये प्रोडक्ट यहीं बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर एलिफैटिक है तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने ड्राई दोनों को ले रखा है, यहाँ पे कुछ पानी तो होगा, तो वो ये अंदर के वाटर से रिएक्ट करके तुरंत एल्कोहल बनाता है। मतलब अगर ये RNH2 है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। और अगर एनिलीन आपने ले लिया है तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं खुद अपनी प्रिपरेशन में इसको याद करके रखता था कि एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्कोहल मिलेगा, एरोमेटिक रिंग होगी तो डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। एनसीईआरटी ने सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को बोला कि भाई सेकेंडरी टर्सरी अमीन डिफरेंट मैनर से अटैक करता है, लेकिन कैसे करता है ये नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करता है NaNO2HCl जो कि HNO2 बना रहा है, तो हमने HNO2 डायरेक्ट ले लिया, तो ये OH और ये H रिएक्ट करता है और ये NO प्लस इसके ऊपर अटैक करता है, ये बनता है, नाम है N नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन। एक येलो ऑयल लिक्विड है जो डाइल्यूट एसिड में इनसॉल्युबल होता है। टर्सरी एमीन को बोलते हैं, टर्सरी एमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन जो होती है उसको कोप्स रिएक्शन बोला जाता है। कोप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो अभी महाभारत आ रहा था, वो रामायण आ रहा था, कैकेयी जी जो है कोप भवन में चली जाती हैं तो कोप वहाँ से आ जाएगा आपका, लेकिन ये कोप वो कोप नहीं है, वो तो प्रकोप वाला कोप था। टर्सरी एमीन डिजॉल्व इन कोल्ड HNO2, इसका मतलब रिएक्ट कर जाता है, डिजॉल्व का मतलब रिएक्ट कर जाता है। ये इसका H प्लस इस पर अटैक करता है टर्सरी एमीन के लोन पेयर पर, और ये एक सॉल्ट बना लेता है R3 मतलब 3R। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है, और एमीन का इसके साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में ये हिंसबर्ग रिएजेंट इस फॉर्म में यूज नहीं होता। यहाँ पर CH3 लगा है उसमें, ये पुराने ज़माने वाला है। प्राइमरी एमीन से जब रिएक्ट करता है तो ये Cl ये H रिएक्ट करके ये ऐसे टूट जाता है, ये बनता है, एक H बच जाता है, ये वाला H एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई बेस डाल दो, एल्कली डाल दो तो सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा। अगर आप यही
सेकेंडरी एमीन के साथ मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि मैं रोकूंगा फिर बताऊंगा, इससे अच्छा मैं यही बता दूँ। क्या होता है ना कि मैं रोक इसलिए देता हूँ ताकि आपका बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए, आपका डेटा भी बच जाएगा, और डायरेक्ट कभी कभी बना देता हूँ। अब जैसे C6H5 बेंजीन रिंग को मैंने ऐसे लिख दिया Cl, और यहाँ पे मैंने HNR ले लिया। अब ये हमारा सेकेंडरी एमीन है। तो हमारा जो ये कंपाउंड बना C6H5S डबल बॉन्ड ONR। अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया किसमें, एल्कली में। एल्कली में क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। लेकिन ईथर में सॉल्युबल हो गया, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ईथर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए टर्सरी एमीन है C6H5, अरे थोड़ा ज़्यादा नीचे चल दिया, C6H5S डबल बॉन्ड O Cl, और आपने ले लिया NR। तो यहाँ लिखे नो रिएक्शन, तो टर्सरी एमीन कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। टर्सरी एमीन कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि कुछ है ही नहीं भैया, H है ही नहीं इसके पास। समझ रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो ये है। ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, ऐसे ही बनाते हैं। वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ना इसके पास। ये है, इसको पैराटोलिल सल्फोनिल क्लोराइड बोलेंगे। ये इस समय हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में यूज होता है। तो अगर आपको कभी कोई बोले कि विच इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये दे ऑप्शन तो भी सही है, ये दे ऑप्शन तो भी सही है। तो ऐसा नहीं कि यही रट्टा मार दो। समझ पा रहे हो। आगे बढ़िए। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर 3 रिएक्शन है। एक हेलोजिनेशन जिसमें ब्रोमिनेशन है, दूसरा नाइट्रेशन है, और तीसरा सल्फोनेशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। जब ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो NH2 एक तो स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग या स्ट्रांगेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं वो नेगेटिव आयन हो जाते हैं। स्ट्रांगेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो स्ट्रांगेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होने के कारण रिंग पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि Br+ का अटैक तीनों पोजीशन पर हो जाता है, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर भी। वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। फिनॉल में भी ये वाइट प्रेसिपिटेट था, याद रखिएगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तीनों जगह पे अटैक नहीं चाहिए, हमको एक जगह पे अटैक चाहिए, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वी शुड पार्शली डीएक्टिवेट द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन। अब पार्शली डीएक्टिवेशन कैसे किया जाए? एसिड एनहाइड्राइड को रिएक्ट करा दो या एसाइल हैलाइड को रिएक्ट करा दो, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये CO+ का अटैक यहाँ होगा और एक H हट जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये जो अमाइड ग्रुप है ये इससे काफ़ी कम, मतलब काफ़ी कम एक्टिवेटर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। और इस इतना बड़ा ग्रुप होने के कारण ऑर्थो पर अटैक होना भी मुश्किल है। इसीलिए जब आप Br2 का अटैक कराते हैं तो केवल आपको पैरा पे मिलता है। लेकिन आप तो चाहते हैं एनिलीन, तो आप क्या करिए, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, वापस आपको मिल जाएगा पैरा वाला। इसको हम नाइट्रेशन में भी यूज करेंगे। जब आप नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है कि HNO3 का NO2+ अटैक करता है ऑर्थो पे, पैरा पे, और लेकिन मेटा पे भी अटैक कर जाता है।
मेटा पे अटैक करने का कारण है कि NH2 खुद एक बेस है और H2SO4 एक एसिड है, और H2SO4 का H+ इस पे अटैक करके NH3+ बना देता है। NH3+ बनते ही वो मेटा डायरेक्टर हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की जगह पे मेटा डायरेक्टर बनने लगता है। अच्छा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, ये ऐसे होता है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हुआ। ये मेटा डायरेक्टर है, इसलिए कंसिडरेबल अमाउंट पे मेटा पे अटैक हुआ। ठीक है, तो ये जो दोनों जब जुड़ते हैं तो एक्चुअल में ये H, ये H, ये H ऐसे हो जाता है। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से पैरा पर अटैक तो होता है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑर्थो पर अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि -I का इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ऑर्थो पे बहुत कम आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पे अटैक ना हो H+ का, तो आप करा दीजिए इसका पार्शियल डीएक्टिवेशन। बिल्कुल यही काम, जब आप ये काम कराएंगे तो आपको नाइट्रेशन, जब ये काम कराने के बाद आपको नाइट्रेशन कराना होगा, HNO3 H2SO4, तो आपको NO2 यहाँ मिलेगा। और अगर आप यहाँ से फिर H+ या OH- की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दें, तो आपको केवल पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सल्फोनेशन भी यही बता देता हूँ। सल्फोनेशन हमारा थर्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसके बाद हमारा केवल डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बचेगा, और वो हमारा एक फ्लो चार्ट में बन जाएगा। सल्फोनेशन कराते हैं तो आप लेते हैं H2SO4 या ओलियम ले लेते हैं। आपने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या होता है कि NH2 ये ऐसे बनाता है, NH3+ SO4 HSO4- बनता यही है, NCERT में थोड़ा अलग दिया हुआ है। इसके बाद H2O निकलता है यहाँ से विथ रीअरेंजमेंट, और यहाँ मिलता है आपको NH2 SO3H। अब ये एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड का मतलब आप तो सोच रहे होंगे कि केवल 20 टाइप का एमिनो एसिड होता है। अरे एमिनो एसिड वो सब है जिसमें एमीन और एसिडिक ग्रुप दोनों हो। ये एमीन है और ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, एमिनो एसिड। कोई भी एमिनो एसिड हो वो अपने H+ का ट्रांसफर करके क्या बना देता है, ज्यूटर आयन। कोई भी अमीनो एसिड हो वो H+ का ट्रांसफर करके क्या बना देगा, ज्यूटर आयन। तो आप बात करते हैं किसकी, डाइजोनियम सॉल्ट की। हमारा लास्ट टॉपिक है एमीन का, कंप्लीट हो जाएगा अब आपका ऑर्गेनिक पूरा। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट आपका लास्ट रिएक्शन है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें आपको प्रोडक्ट तो याद रखना ही है, साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी याद रखना है, और जिनके बाई प्रोडक्ट याद रखने हैं मैंने उन पे मार्क कर दिया। HbF4 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको N2BF4- C6H5 बेंजीन है, बड़ा बड़ा रिंग बनाना पड़ता है, इसलिए C6H5 लिख दिया मैंने, क्योंकि इतनी जगह में हो ही नहीं पाता। C6H5 N2BF4- बनता है। इसको जब हीट करते हैं तो C6H5F बनता है।
गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन से आपको हैलाइड मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी भी रिएक्शन से आपको फ्लोराइड नहीं मिलता। फ्लोराइड बनाने का एक अलग मेथड है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। H3PO2 प्लस H2O को जब रिएक्ट कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से तो बेंजीन मिलता है, साथ ही साथ आपको H3PO3 मिलता है, इस बात का यह ध्यान रखेंगे। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन मिलता है और इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। CuHCl एंड CuHBr। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे CuHCl वाले में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये Cl ये वाला है या ये वाला है, क्लियर नहीं होता। लेकिन जब HBr से रिएक्शन कराते हैं तब क्लियर हो जाता है कि ये Br जो है वो बेंजीन रिंग पे जुड़ता है और जो ये वाला Cl है वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है। ये HCl होगा और ये ये भी HCl होगा, ठीक है। तो जब आप ये Cl जो हमारा है, ये वाला Cl ये है और यहाँ वाला जो Cl है ये है। कभी मान लीजिए Cl 35 Cl 37 देकर दे दे आपको, तो समझिएगा इसको। जब आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो आपको एमीन मिलता है, एनिलीन। CuCl HCl, देखिए यहाँ पर Cu केवल था और वहाँ पर CuCl है। CuCl HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। CuBr HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है। अच्छा, इन सब जगह पर आपको, जैसे यहाँ पर भी ये HCl है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये Cl तो इसकी वजह से है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा HCl, यहाँ पे भी आपको मिलेगा HCl और यहाँ पे भी आपको मिलेगा HCl। Ki से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो C6H5I मिलता है। अच्छा, Ki के लिए आपको कॉपर हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बात नोट करके कहीं पर लिख भी लीजिएगा। अच्छा, इन तीनों को सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों का ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया। इनऑर्गेनिक में आप लोगों का एक जीरो ग्रुप और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है। बाकी चैप्टर आपको NCERT से खुद पढ़ना है। ठीक, नमस्कार।